I strongly believe in this. Hope for the best, prepare for the worst. लेकिन आदि कैलाश राइड पे ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट, यहाँ पे मुझसे थोड़ी गलती हो गई और इसको मैंने थोड़ा लाइटली ले लिया और ये गलती मुझे बहुत भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि आदि कैलाश की राइड किसी भी मायने में लद्दाख और स्पीति दोनों से कम नहीं है। आप मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब आप देखो, अपनी नज़रों से देखो भाई, यहाँ पे चारों तरफ जो नदी नीचे से जा रही है, ऊपर बर्फ़ की चद्दर है पूरी। जितना एडवेंचरस होते जा रहा है उतना ये ट्रिप यादगार रहेगा हमारा, हमेशा के लिए, सदा के लिए। और तेरी हाथ सुन हो गए भाई, इतने में ये कैसे जाएंगे अब मालूम नहीं, गीले कपड़े पहन के मुझे चलाना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश ब्लॉग में। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है नाभि से, जो कि आदि कैलाश की जहाँ से यात्रा शुरू होती है उससे जस्ट 26 किलोमीटर पहले है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं भाई, स्नोई माउंटेन, हरे भरे पेड़ों से भरे हुए और उनके ऊपर बादल और निकली हुई है धूप। अभी दिन का, दोपहर का एक्चुअली जो टाइम हो गया है वो ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, 1:45 हो गए हैं। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं आदि कैलाश जो बेस कैंप है वहाँ तक। बाइक जाती है 26 किलोमीटर और उसके बाद ट्रैकिंग है 3 किलोमीटर का अंदर जाना, और अंदर जाके 2-3 लोकेशंस कवर करेंगे, आदि कैलाश पर्वत के दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से वापस आएंगे यहीं पे। तो आज के सफ़र पे बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं अपनी राइड शुरू करते हैं। अपनी बाइक रेडी, रोहन कुछ तो अपनी बाइक में कर रहा है, वो देखो भाई दिलजीत। बाइक्स की हालत थोड़ी सी ज़्यादा बुरी है क्योंकि यहाँ पे ऑफ रोडिंग काफ़ी हो रही है और कीचड़, स्लश और बारिश, ये सारी चीज़ें मिलके जो है एडवेंचर को बढ़ा रही हैं, लेकिन टाइम की जो लिमिट है उसको थोड़ा सा घटा दे रही है। टाइम ज़्यादा लग रहा है डिस्टेंस कवर करने में, जितना सोचा है उतने टाइम में जो करना चाहिए, जितना हम प्लान करके चलते हैं वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। बहुत बड़ा ग्लेशियर है भाई, बहुत बड़ा, ह्यूज। ओए होए होए होए, और इसके ऊपर चोटी पे तो देखो भाई, गजब। ओए होए, वाह वाह वाह, अपने आप में भाई एक तरह से क्या बोलूँ, जाइजेंटिक ग्लेशियर है। इतना बड़ा है, दिखने में बहुत छोटा लग रहा है। ओ, बर्फ़ के नीचे से निकल रही है नदी, पानी बर्फ़ के नीचे से जा रहा है। ये देखो, इस बर्फ़ के ऊपर से चल के भी जाया जा सकता है क्या, पता नहीं। नदी नीचे से जा रही है, ऊपर बर्फ़ की चद्दर है पूरी। वाह, उधर भी। और नाभि से जब से निकले हैं ना, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर हो गए हैं और 10 किलोमीटर ये नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। और रास्ता बिल्कुल भाई एकदम मस्त है, मक्खन मलाई है, लेकिन सिंगल रोड है और इंक्लाइन भी नहीं आ रहा है सच कुछ ना, घाटी में ही चले जा रहे हैं नीचे नीचे ऐसे ऐसे, और अच्छी स्पीड मेंटेन हो पा रही है। कुट्टी बचा है 6 किलोमीटर और बेस कैंप मेरे ख्याल से अभी होगा यहाँ से हार्डली 15 किलोमीटर, है ना। और फिर जल्दी पहुँचते हैं। यहाँ पे काफ़ी छोटे मोटे ग्लेशियर आ रहे हैं जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, लेकिन जो ग्लेशियर जो दिखाया ना भाई, उससे बड़ा कोई नहीं आया अभी। उससे बड़ा कोई आएगा तो ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये आ गया है कुटी में भाई। यहाँ पे परमिट जो हमारा है वो चेक होता है, और यहाँ पे जो व्यू है ना भाई, आप मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब आप देखो, अपनी नज़रों से देखो भाई। यहाँ पे चारों तरफ जो पहाड़ है ना वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए हैं। ये देखो, ये एक्चुअली मिलिट्री का एरिया है, इसलिए दूर जाके वीडियो बना रहा हूँ, वरना भाई यहाँ कोई होटल वगैरह नहीं है, यहाँ रुकने का बनता था। वो सामने वाले पहाड़ पे सूखे पेड़ हैं सिर्फ डंडियाँ दिख रही हैं, और उसके पीछे वाले पे टोटल बर्फ़ हो, गजब। यहाँ पे फिर से एंट्री हो रही है कुटी विलेज, ये लास्ट विलेज है कुटी। अगर आप इंडिया की तरफ से आते हो, अगर आप चाइना नेपाल की तरफ से आते हो तो फर्स्ट विलेज है। तो थोड़ा सा डेफिनेशंस चेंज कर दी गई हैं, अब फर्स्ट विलेज बोला जाता है, पहले लास्ट विलेज बोला जाता था, लेकिन यहाँ पे लास्ट विलेज ही लिखा है। और सामने जो पेड़ है ना पहाड़ पे, वो बिल्कुल झुरमुटे से खड़े हैं, उन पर कोई भी पत्ता नहीं है और गिरे भी नहीं है। पौधे हैं या पेड़ हैं, पता नहीं क्या है। अब इसके बाद
10 या 12 किलोमीटर बाद वो बेस कैंप आ जाएगा जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा आदि कैलाश का। हल्की हल्की धूप भी आ रही है, रोड भी गीले हैं। धारचूला के बाद गूंजी तक रोड बहुत ख़तरनाक है भाई, बहुत ख़तरनाक है। हद से ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हैं, आपको वेट भी करना पड़ेगा। कई जगह तो क्रेन्स चल रही है, रोड का काम चल रहा है। बारिश में तो और भी ज़्यादा खतरा है उस रोड पे। लेकिन गूंजी के बाद रोड अच्छा है बट सिंगल है तो चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो सिंगल रोड पे भी आप लोग ठीक से स्पीड बना सकते हैं, इस तरह का रोड है। और भाई गूंजी के बाद जो नज़ारे हैं ना, उनके तो क्या ही कहने भाई, इतने लुभावने नज़ारे हैं। यहाँ पे मतलब रुकने का बनता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता नहीं कुछ रहने का होगा। कूटी में हो सकता है अंदर विलेज में जाके, लेकिन ये सारा टोटली ना मिलिट्री एरिया है। तो इसलिए मैं फेस को पीछे की तरफ नहीं घुमा रहा था, क्योंकि वो सब मिलिट्री का एरिया है। ये छोटे छोटे ग्लेशियर्स काफ़ी आ रहे हैं, आगे भी दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि ये पहाड़ों से बर्फ़ पिघल के यही नदी बना रही है। और ये नदी का नाम है कुट्ठी नदी, यहाँ पे इसे कुट्ठी नदी बोलते हैं। आगे आगे जैसे जिस एरिया में जाती रहती है नदी, वहीं पे अपने हिसाब से नाम रख लेते हैं। बहुत शानदार नज़ारे हैं और दिल को लुभा रहे हैं। पर्वत, बर्फ़, नदी, बारिश, बादल, हरे भरे पहाड़ हरे हैं, लेकिन भाई इन पे ये ना सब घास है, ट्री नहीं है। आपको वैसा कैमरे में शायद दिख रहा हो या पता नहीं, क्योंकि कैमरा का थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव है। ये देखो भाई, नदी के ऊपर बर्फ़, उसके नीचे से नदी बह रही है, जैसे अभी मैंने पीछे दिखाया था। और यहाँ पे तो भाई जाना बनता है, पता नहीं इस बर्फ़ में धंस ना जाए कहीं जाने के चक्कर में। लेकिन भाई बहुत गजब, ये देखो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर बह रहा है। पानी की बोतल भर लेते हैं यहाँ से। अबे यार, हम पानी भी नहीं लेके निकले वहाँ से। पानी से याद आया, अब बेस कैंप से हमें पानी और कुछ खाने पीने का सामान लेके जाना होगा, क्योंकि हर्षिल वैली की जो राइड थी वहाँ पे एक ट्रैक आता है गरतांग गली, नेलांग वैली में। और उस गरतांग गली में हम पानी की बोतल तक नहीं लेके गए, कुछ खाने तक का नहीं लेके गए। और 2 किलोमीटर का ट्रैक था, ऊपर नीचे। हम सबके सांस फूल गए थे भाई। पानी अब मांगे भी किससे यार, सब लोग एक एक बोतल अपनी लेके चल रहे थे। अब भाई अच्छा खासा एलिवेशन आ गया है और बाइक बता रही है इस बात को ना। ठंड तो काफ़ी लगी रही है, ग्लव्स में भी ठंड लग रही है, और बाइक की ना पावर कम फील हो रही है भाई। इसी बात से पता लगता है कि हम काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे राइड कर रहे हैं अभी, और एलिवेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 6th गियर में तो बाइक भाई रेटल कर रही है बस चला रहे हैं। अब थोड़ा सा डिक्लाइन है तो 4th 5th गियर से ऊपर नहीं जा रही है बाइक, समझ रहे हो। अच्छी खासी हाइट पे अब बाइक चल रही है। तो भाई एक बार और हमारा चेकिंग हुआ, कम से कम 5 बार रोहन, हाँ 5 बार हम लोग चेकिंग करा चुके हैं, एंट्री करा चुके हैं, जो हमने परमिट लिए हैं धारचूला से आने के लिए। और वो है बेस कैंप जो सामने आप लोगों को दिख रहा है। वहाँ से हमें अब करनी है ट्रैकिंग। यहाँ पे बने हुए हैं इग्लू विग्लू अच्छे बना रखे हैं भाई, यहाँ भी रुकने का मज़ा अलग ही होता। वाह, शंकर संकट हरना। यहाँ खड़ी है अपनी दिलजीत, और भाई यहाँ पे हो रहा है स्नोफॉल। ये जो आपको हल्का हल्का बरसते हुए दिख रहा है ना, ये पानी नहीं, ये स्नो है। और आप लोगों को आदि कैलाश के दर्शन करा भी देता हूँ और नहीं भी, क्योंकि भाई वो सामने जो ऊपर आपको पहाड़ दिख रहा है बर्फ़ का, और जिसके सामने बादल है, वो है आदि कैलाश जी का पर्वत पूरा बादल से ढका हुआ है। अभी हवा चल रही है, उम्मीद ये है कि हवा के साथ बादल बह रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो बादल हटे तो हमारे दर्शन हो। हर हर महादेव। और इधर से अगर थोड़ा इधर गए राइट में, ये ट्रैक करते हुए पूरा ऊपर, तो इधर जाना है गौरी कुंड। अच्छा, तो अगर इधर जाते हैं तो गौरी कुंड और पार्वती कुंड इधर पड़ते हैं। हमारे पीछे आदि कैलाश पर्वत के बिल्कुल अपोजिट। तो 2-3 किलोमीटर इधर है और 1-1.5 किलोमीटर इधर है यार, अब एग्जैक्टली तो नहीं पता, मतलब 3-4 किलोमीटर का वन साइड, मतलब 6-7 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। स्नोफॉल से यहाँ पे वेलकम हुआ है आदि कैलाश में। और खच्चर भी जाते हैं अपन, खच्चर तो नहीं करेंगे क्योंकि घोड़े पे यहाँ तक आए हैं, तो खच्चर क्या ही करना है। यहाँ का फील जो आ रहा है, जो शांति मिल रही है, एकदम से मैदानी इलाका है, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है। और दिलजीत का हाल कुछ ऐसा हो गया है, न जाने कैसा। न्यू बैलेंस के शूज़ भी लाया था यार ट्रैकिंग के लिए, 1080, तो ये मैंने पहन लिए।
एक पी लिए चाय और दिलजीत को यहीं छोड़ के जा रहे हैं आगे भाई। यहाँ पे बोलने में ना सांस चढ़ रहा है, बोलने में सांस चढ़ रहा है। अभी ट्रैक करके जाना है तो क्या ही हाल होने वाला है हमारा। मैं भैया को बोल रहा हूँ कि अगर साथ बात चल रही है तो बोलो मत ज़्यादा, साइलेंट ब्लॉग बना लो। साइलेंट ब्लॉग पुष्पक मूवी की तरह वो तो नहीं होने पा रहा भाई हमसे। और जबान भी लड़खड़ा रही है ठंड की वजह से, हाथों में झंझनाहट आ रही है। कहाँ से जाना पूछ लेना, इधर से सब खुला है, जाना किधर से भाई? लिफ्ट दे दे, डिस्टर्ब कर दिया इसको थोड़ा आगे तक। वो खड़ी है बाइक्स भाई, काफ़ी दूर आ गए हैं। एक होती है ट्रैकिंग, एक होती है स्नो ट्रैकिंग। वैसे मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है भाई ट्रैकिंग वगैरह करने का। नॉर्मल ट्रैकिंग में ही मेरी हालत पतली हो जाती है और यहाँ पे स्नो में ट्रैकिंग हो रही है। राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, इसके नीचे टी शर्ट और राइडिंग पैंट के नीचे पजामा, पतला सा पजामा है एडिडास का, वो पहन के कर रहा हूँ ट्रैकिंग क्योंकि ठंड लग रही है। मेरा वेट बॉडी का 85 kgs है, जैकेट का 4 से 5 किलो है, 2 से 2.5 किलो राइडिंग पैंट का है। सोच लो, ड्रोन भी लेके आया था कि फॉलो मी मोड पे चलाऊँगा, मैं ही फॉलो नहीं कर पा रहा अपने आप को ड्रोन का उड़ाऊँगा भाई। लेकिन जितना टफ़ होते जा रहा है ना, आप ये मान के चलो, जितना एडवेंचरस होते जा रहा है उतना ही ये ट्रिप यादगार रहेगा हमारा, हमेशा के लिए, सदा के लिए। अभी जब स्टार्ट किया ट्रैक तो हल्की हल्की फुहार सी चल रही थी, हमें लगा ड्रिजलिंग हो रही है, फिर देखा तो स्नो हो रही है। और अब भाई प्रॉपर स्नोफॉल हो रहा है, प्रॉपर। ये देखो प्रॉपर स्नो स्टॉर्म आ गया है फुल ऑन। हमारे पास ना छाता लेके चल रहा है ना कुछ रेन लाइनर। मैं तो लाया ही नहीं हूँ, रोहन लाया, लेकिन हमारी बाइक में ही छोड़ के हम लोग आ गए हैं। और अब इतना इजी नहीं है बाइक तक वापस पहुँचना। उठते भी बच गए, अभी गिरता। अब अलग ही मंजर है, अभी मुंह पे भी लग रही है स्नो। साढ़े 19,000 फीट की हाइट, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और ऊपर से स्नोफॉल, ये सब मिलके एक हेवनली और मैजिकल एक्सपीरियंस हमें दे रहे थे। और जहाँ लोग वापस बेस कैंप की तरफ भाग रहे थे, हम लोग स्नोफॉल को एंजॉय करते हुए आगे का खतरा भापे बिना आगे बढ़ते जा रहे थे। वो सामने है महादेव का मंदिर गौरीकुंड पे। और भाई स्नो काफ़ी हैवी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पूरी वाइट चद्दर ही फैल गई है। और ये पीछे है गौरीकुंड। इस पे नीचे जाके यार अब इतनी हिम्मत नहीं है, ना इतना सही समय मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर आप मेरी शक्ल देखेंगे तो इस पे 12 बज गए हैं। क्योंकि पहले कैप पहन रहा था तो कानों पे हवा लग रही थी, फिर मैंने ये पहन लिया डिकना, मैंने डिकैथलॉन का पहन लिया, तो फिर सर में हवा और स्नो घुस रही थी, तो मैंने दोनों पहन लिए। और वाइट चद्दर स्नो की बीच गई है, मुझे लग रहा है कीचड़ होगा, स्लश हो जाएगा। आप लोगों को दिखाऊं, इतना टफ है हमारे लिए अभी यहाँ पे रुकना। हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। आप ये इमेजिन कर सकते हो, मंदिर में पुजारी नहीं था, अंदर बैठ के मैंने और रोहन के जो ओम का उच्चारण किया है ना, पता नहीं कितनी बार हम दोनों खो गए थे। मैंने रोका कि रुक जा भाई, ऐसे तो हम लोग यहीं बैठे रह जाएंगे, नीचे भी जाना है, मौसम बिगड़ रहा है। और यहाँ से अभी नीचे जाना है पहले बेस कैंप तक, और उसके बाद हमें नाभी भी जाना है। शायद पहुँच पाएंगे या नहीं, पता नहीं कब तक पहुँच पाएंगे। ऐसे ही स्नोफॉल होता रहा तो बड़ा टफ़ रहेगा हमारे लिए। लेकिन यार जितना टफ़ हो रहा है ना, महादेव उतना ही हमारे लिए अच्छा भी कर रहे हैं। अब ठीक है, महादेव जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ओ भाई, इतनी देर में स्नो काफ़ी फैल गई है। और ये देखो भाई, वाइट चद्दर ही बिछ गई है पूरी इस पर। पूरा जो स्नो है ना, ये देखो पूरा वाइट स्नो चद्दर पूरी फैलनी शुरू हो गई है। इससे पहले ये बिल्कुल हमारी उम्मीद से बाहर हो जाए, हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। चले रोहन, चलो।
स्नोस्टॉर्म हमारी उम्मीद के परे बढ़ रहा था। विंटर और वाटरप्रूफ दोनों ही तरह के कपड़े मैंने नहीं पहने हुए थे। मेरे कपड़े पूरे भीग चुके थे, जूतों में पानी घुस चुका था और एक बार मैं फिसल के गिर भी चुका था। अब स्नोफॉल ने वो पगडंडियाँ भी छिपा दी जिनके भरोसे हम यहाँ तक आए थे। काफ़ी देर स्नो में भटकने के बाद एक भाई साहब मिले हमारे भगवान के रूप में, जिन्होंने हमें रास्ता बताया वापस बेस कैंप तक जाने का। और जब हमने अपनी बाइक्स को देखा, हमारे चेहरे पे अलग ही मुस्कान थी और फिर हमने कुछ गरम गरम खाया, तब हमारी जान में जान वापस आई। तो भाई निकलने की तैयारी हो रही है। एक मैगी, चाय, एक बटर बन खा लिया है। ड्रोन रख देता हूँ। हालत बहुत पतली हो गई है यार मेरी। जूते भीगे पड़े हैं, अबे जूते भी तो रखने। जूते से याद आया, कहाँ है जूते का पन्नी? ये रहा। न्यू बैलेंस के जूते यहीं रह जाते अभी। अबे रुक जा भाई। गोप्रो तो हटा दूंगा अभी। ये ले रख लियो। ओ तेरी, हाथ सुन हो गए भाई इतने में। तो रात से सीधा सुबह, ये देख लो भाई पहले रूम का हाल। ये हमारा रूम था। रात को हम पहुँचे, लगभग 14 किलोमीटर हमने स्नोफॉल में चलाया कुट्टी तक। बाइक जब हम वहाँ से लेके निकले, गोप्रो यार हमारा वाटरप्रूफ नहीं था। वाटरप्रूफ है गोप्रो, लेकिन एक क्लैंप होती है जो उस पर लगाने से वो वाटरप्रूफ रहता है। वो क्लैंप मैं एक्चुअली लाया नहीं हूँ। अगर वो क्लैंप होती तो मैं फुटेज ले लेता। और जो मेरा आईफोन है, इसमें ऑलरेडी लिक्विड डिटेक्ट कर रहा था, तो इसे मुझे स्विच ऑफ करना पड़ा। तो जो भी बात रही, रात को बहुत ज़्यादा टफ रहा। हालत ऐसी थी हमारी, अगर आप लोगों को बताऊं कि कितनी बुरी हालत थी। जब कुट्टी से हम निकले आगे, और जब नाभी 5 किलोमीटर रह गया था, तो मुझे दिखा 4 किलोमीटर, तो जो अपने माइलस्टोन लगे होते हैं। और उन माइलस्टोन के पीछे जब हम थोड़ा आगे आए, तो अगला माइलस्टोन था 4 किलोमीटर का। तब मैंने रोहन से पूछा, पिछला माइलस्टोन 3 किलोमीटर का था, ये 4 का कैसे है? तो बोला भैया वो 5 का था, ये 4 का ही है। 1 किलोमीटर हमारे लिए इतना भारी हो रहा था। पैर और हाथों की उंगलियां नम हो चुकी थी, और नमनेस के बाद मेरे हाथों के दोनों अंगूठों में पेन शुरू हो चुका था। तो धीरे धीरे हाइपरथर्मिया की तरफ बढ़ रहे थे। रोहन की ये जो जैकेट मैंने पहनी हुई है, ये जैकेट एक्चुअली वाटरप्रूफ है। ये सेम जैकेट मेरे पास भी है, लेकिन मैं लाया नहीं हूँ। ये बात मैं बोलना चाहूँगा और एक्सेप्ट भी करना चाहूँगा कि मैं लीस्ट तैयारी के साथ आया था इस राइड पे। कोई वाटरप्रूफ जैकेट नहीं लाया, विंटर्स के बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं लाया। जो मेरे स्पोर्ट्स शूज़ थे, जो ट्रैकिंग के लिए लाया था, वो भीग गए थे, पूरे गीले हो गए थे। और जो मेरे राइडिंग शूज़ थे, वो भी गीले हो गए थे रात को। पैंट भी मेरी वाटरप्रूफ नहीं थी। ऊपर से लेके नीचे तक मेरे राइडिंग गियर्स अभी तक गीले हैं। और क्या बोलूँ यार, इससे आगे कैसे जाएंगे अब मालूम नहीं। गीले कपड़े पहन के मुझे चलाना पड़ेगा। अभी सिर्फ नहाना धोना नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ब्रश करने जा रहा था और ब्रेकफास्ट करने जा रहा था। तो किसी भी वजह से आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया, तो एक तो ब्लॉग को यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे पीछे के नज़ारे और आगे की जर्नी आपको अगले ब्लॉग में मिलेगी ज़रूर। लेकिन यस, आज तक की मेरी लाइफ में ये जो राइड थी, इससे ज़्यादा टफ राइड नहीं देखी। स्नो में ऐसा आलम था, हम लोग रास्ता भूल जा रहे थे, क्योंकि स्नो इतनी थी कि चारों तरफ स्नो की चादर बिछ गई थी, और स्नो में विजिबिलिटी भी हार्डली 20-30 मीटर की रह गई थी। और हम फर्स्ट टाइम गए थे, हमें मालूम भी नहीं था किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। वो तो एक भैया बाई चांस पता नहीं भगवान के रूप में हमें दिख गए, वरना हम वहीं भटकते रहते। और स्नोफॉल बढ़ते ही जा रहा था, बहुत बढ़ रहा था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, आस्ता ला विस्ता। हालत पतली है, लेकिन अगली राइड के लिए, अगले ब्लॉग के लिए, अगले सफ़र के लिए तैयार तो होना ही पड़ेगा। ये सब आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आज के लिए